Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we are doing numericals of the chapter determination of income and employment. So आज भी हम numericals discuss करेंगे, लेकिन देखो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, तो आप एक चीज़ समझ लो कि न्यूमेरिकल के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है टेबल फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको टेबल गिवन हो एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि मिसिंग टेबल हो सकती है, आपको कुछ कुछ चीज़ें वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ कुछ क्या होंगी मिसिंग होंगी, ठीक है। तीसरा टाइप क्या हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म का, जैसे आपको ये स्टेटमेंट दिए, अब आपको क्या करना है इन स्टेटमेंट को रीड करना है, जो भी चीज़ें आप इसमें से निकाल सकते हो डिकोड कर सकते हो वो करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फोर्थ टाइप आपके न्यूमेरिकल का क्या है कि स्टेटमेंट फॉर्म तो होंगी लेकिन कुछ पार्ट्स भी गिवन होंगे और हर एक पार्ट को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी हमने टेबल वाले फॉर्म के करे थे, कुछ स्टेटमेंट वाले फॉर्म के करे थे। रिमेनिंग टाइप के फॉर्म जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम आज कवर कर लेंगे, बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। सो आज हम न्यूमेरिकल्स की तो बात करेंगे, साथ के साथ छोटी मोटी जो और चीज़ें हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। एंड ऑन माय नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। सो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनसे पहले एक चीज़ मेरे को बताओ। देखो, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट और एक होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम इसी को नहीं समझ पाओगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है तो क्वेश्चन को पक्का गलत करोगे, और बहुत लोग इसे गलत समझते भी हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्विकली उनका आंसर क्या होता है जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट करें। दो लाइंस किसकी होंगी, या तो कंजम्पशन की होगी, सेविंग की होगी, या कंजम्पशन की होगी, एग्रीगेट सप्लाई की होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही, तभी तो एक पॉइंट आ रहा है जहां दो लोग इंटरसेक्ट या दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा हमेशा योर y इज इक्वल टू योर c। दैट मीन्स जो भी आपकी इनकम है दैट इज इक्वल टू योर कंजम्पशन। जितनी इनकम हुई सारी की सारी कंज्यूम कर ली, एंड सेविंग्स इज इक्वल टू 0। ये होगा ही होगा, सेविंग 0 होगी ही होगी और y इक्वल टू c होगा ही होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है योर y इज इक्वल टू c प्लस आई। अब ये c प्लस आई कैसे आया, हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी ना, कौन सी पढ़ी थी, ADAS अप्रोच, और सेकंड हमने क्या पढ़ी थी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कोई भी अप्रोच करके आप ये डिराइव कर लो। देखो अगर हम इसको सेविंग इक्वल टू आई, इसे हम क्या बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर हम इससे समझना चाहें तो समझ लो। देखो y क्या होता था, y मीन्स योर इनकम और योर एग्रीगेट सप्लाई, इसके कंपोनेंट्स क्या होते थे c प्लस s। दैट मीन्स या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करेंगे या अपनी इनकम को सेव करेंगे, ठीक है। अब देखो बट इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है योर s इज इक्वल टू योर i। दैट मीन्स यहां s की जगह मैं क्या लिख सकती हूं i, तो हो गया डिराइव, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वैसे y तो होता है c प्लस एस, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे y इज इक्वल टू c प्लस आई होता है, ठीक है। अगर तुम इसे एग्रीगेट डिमांड से करना चाहो तो एग्रीगेट डिमांड से भी कर सकते हो। देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट इक्विलिब्रियम लेवल, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है इनकम के। हम सबको पता है एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स होए क्या c प्लस आई, दैट इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज इक्वल टू योर इनकम। फिर से इनकम c प्लस आया, तो किसी से भी डिराइव करो, और इतना अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि आप एक न्यूमेरिकल को बहुत तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है कि y इज इक्वल टू c प्लस आई, इस c के साथ कुछ i भी जुड़ा है। ये क्या है इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम और क्या बोल सकते हैं सेविंग्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि s इज इक्वल टू आई। जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो किसके इक्वल होगा सेविंग्स के एट योर इक्विलिब्रियम लेवल। तो y इक्वल टू c प्लस एस भी हो सकता है, y इक्वल टू c प्लस आई भी हो सकता है। और यहाँ पे y सिर्फ c है, क्या इसके साथ कुछ ऐड हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। क्यों ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि y क्या होता है c प्लस एस, और s तो हमारे पास है 0। तो अगर तुम 0 रखोगे तो 0 तो कुछ कोई वैल्यू नहीं देता है ना, c प्लस 0 इज c। दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट में एक ही चीज़ का डिफरेंस है। किस चीज़ का, कि ब्रेक इवेंट में सेविंग्स हमेशा 0 होंगी, वेर एज इन योर इक्विलिब्रियम लेवल आपकी जो इनकम है वो c के इक्वल नहीं होगी,
उसके साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स जुड़ी होंगी। अब आपको अगर अभी इसका समझ नहीं आ रहा है ना कि इसका डिफरेंस इतना समझाने की ज़रूरत क्या है, तो ज़रा इन न्यूमेरिकल्स को देखो। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी किसमें? इक्विलिब्रियम में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट सी बार। सी बार मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपको कैलकुलेट करना क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार कैलकुलेट करना है। अब ये सी बार आता कहाँ है? पहले ये देखो, सॉल्व भी तुम लोगों को ऐसे ही करना है भाई। एग्जाम में भी जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाओ और याद करते जाओ कि यार ये चीज़ अप्लाई हो कर रही थी। हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन किस में यूज़ कर रहे थे? कंजम्पशन फंक्शन में कर रहे थे ना। सी बार लिख रहे थे प्लस बी लिख रहे थे एंड देन वी वर राइटिंग वाई। सी बार इज ऑटोनॉमस, एमपीसी एंड योर इनकम। अब आगे क्या बोला है? तो हमें निकालना ये है, ठीक है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो इनकम आपको गिवन है 5000, तो इनकम की जगह पे क्या लिख दोगे? 5000। एमपीएस गिवन है, तो अगर आपको एमपीएस गिवन है तो एमपीसी तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी ना। कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? बिकॉज वी नो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी का अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस एमपीएस, दैट इज योर 0.2। एमपीसी आ कितना गया? 0.8। तो एमपीसी भी मेरे को पता लग गया, तो लिखते रहो। एमपीसी कितना आया? 0.8। इनकम कितनी गिवन है? 5000। ऑटोनॉमस हमें पता नहीं है तो इसे ऐसे लिख लो। नाउ व्हाट अबाउट दिस सी फंक्शन? ये कंजम्पशन फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सी, जो कैपिटल सी होता है। तो कंजम्पशन हमें कितनी दे रखी है? देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है तुमको। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 800 है। तो क्या अब आपकी कंजम्पशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि y क्या होता है? C प्लस आई। C प्लस आई किस केस में होता है? व्हेन योर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो y मुझे गिवन था 5000, C मुझे निकालना है। इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखी है 800 दे रखी है। सो 5000 माइनस 800 इज 42। C कितना आ गया? 4200। सो अब C की जगह हम लिख क्या देंगे? 4200, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 4200 C बार। इसे आप सॉल्व करोगे 4000 आ जाएगा, है ना। अब आप अपना ऑटोनॉमस कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया? 200। तो आपका ऑटोनॉमस आ कितना गया? 200। अगर आप इक्विलिब्रियम को y इक्वल टू C कर देते तो गलत हो जाता। y कितना था? 5000 और C भी फिर क्या हो जाता? 5000, जबकि C 5000 थोड़ी आ रहा है, C तो हमारा सिर्फ 4200 आ रहा है। तो आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रेक इवन लेवल। क्लियर? ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसमें ऑटोनॉमस आ रहा है 200, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है? द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन जैसे ही आ गया समझ जाओ दैट योर y इज इक्वल टू योर C, ठीक है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज 12,000 करोड़। सो हमें यहाँ इनकम दे रखी है 12,000 करोड़, ठीक है। इफ द इकोनॉमी सेव्स 10%, मैंने आपको बताया है किसी का भी परसेंट इनकम का हो रहा है और उसके आगे चाहे सेव या कंज्यूम है तो वो क्या होता है? एमपीएस। अगर सेविंग गिवन है, एमपीसी कब होगा? जब कंजम्पशन गिवन होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? इफ द इकोनॉमी सेव्स 10% ऑफ द एडिशनल इनकम। वो सेव कर रहा है ना, दैट मीन्स हमें क्या दिया है? एमपीएस। 10% मीन्स 1.1। अगर एमपीएस मेरा 0.1 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 1 माइनस एमपीएस, दैट मीन्स 0.9। इतना तो हम कर लिया ना हमने। एक स्टेटमेंट पढ़ो, लिखते जाओ जो भी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर से आपको क्या निकालना है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है। कुछ ना कुछ इसी क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर क्या आया कि यहाँ इक्विलिब्रियम था, यहाँ ब्रेक इवन लेवल था। अब देखो फिर से लिख दो, C बार प्लस बी वाई। अब देखो C बार तो हमें कैलकुलेट करना है ना ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और आपका एमपीसी कितना आया? 0.9। इनकम कितनी है? 12,000 करोड़, ठीक है। अब कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन अब यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना दे दी गई होती, यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ तो चलो इजी क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लिखा होता है एंड इन्वेस्टमेंट इज 2000, तो क्या तुम अपने कंजम्पशन को निकालने के लिए इनकम में कुछ ऐड वैड करते? नहीं करते। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती 500 की,
सो इस केस में आपको अपनी इनकम में ये इन्वेस्टमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है जो हम अपने इक्विलिब्रियम में करते थे। वाई? बिकॉज ब्रेक इवन में योर वाई इज इक्वल टू योर सी डायरेक्टली एंड सेविंग्स इज 0। तो आपकी इनकम थी 12,000, तो कंजम्पशन भी डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 12,000। तो यहां सी की जगह क्या लिख दोगे? 12,000। समझ आया? नाउ सॉल्व इट फॉर फर्दर। ये हो गया 12,000, ये सी बार, 12 9 108, 1 2 पॉइंट। सो ये आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट योर सी बार। आया समझ? तो दोनों का डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल में चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच सेज इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। 20% इनकम का क्या हुआ है? सेव हुआ है। दैट मीन्स ये क्या गिवन है आपको? MPS 20% है, दैट मीन्स 0.2। ठीक है। हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन इनकम? इनकम में क्या हुई है? इंक्रीज। अगर लिखा होता हाउ मच विल बी द इनकम, दैट मीन्स ओनली वाई, बट क्या आ गया? इंक्रीज। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा वाई। हाउ मच है ना, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 10,000, दैट मीन्स डेल्टा आई दिया है तुमको। ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो, बिल्कुल ऑब्जर्व करते जाओ कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स डेल्टा आई दिया है। अब तुम्हें डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो समझो कि तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे। तुम्हारे पास देखो, तुम्हें डेल्टा वाई निकालना है, तो अब तुमको सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई डेल्टा वाई कितने कितने तरीकों से निकल सकता है। एक तो हमारे को पता है कि हम MPS से भी निकाल सकते हैं। MPS से कैसे निकाल सकते हैं? MPS का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। MPS तुम लोगों को गिवन है, डेल्टा वाई तुम्हें निकालना है। क्या तुम्हारे पास डेल्टा सेविंग्स है? नहीं है ना। तो जब दो वैल्यूज निकालनी तो कैसे निकलेगी? ये वाला तो फॉर्मूला गया। दूसरा क्या मेथड है कि हम MPC का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPC तो चलो नहीं गिवन है, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ MPS। डेल्टा C कहीं गिवन है? डेल्टा C भी गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं हो सकता। अब डेल्टा वाई और कहाँ आता है? ये क्वेश्चन करने में अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो थोड़ी दिक्कत होगी। ये एक डेल्टा वाई कहाँ आता था? हमारे मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले में, जहाँ हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन योर डेल्टा आई। अब देखो डेल्टा आई गिवन है, बिल्कुल गिवन है मैम, लेकिन यहाँ पे भी तो हमें मल्टीप्लायर नहीं गिवन है। पर मल्टीप्लायर तो हम निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास MPS है। MPS के लिए कैसे निकलेगा? K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माई अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। सो 1 अपॉन MPS की वैल्यू कितनी है? 0.2। पॉइंट हटाओगे, सॉल्व करोगे, मल्टीप्लायर कितना आ गया? 5। तो यहाँ से आपका K कितना आ गया? 5। अब देखो K की जगह पे लिख दो 5। डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई इज 10,000। तो आंसर आ कितना गया? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50,000। डेल्टा वाई इजीली कैलकुलेट हो गया। सो फॉर्मूलेस को चेक करना, रिप्लेस करना और ध्यान रखना हम कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम की बात हो रही है ना, कोई इंक्रीज डिक्रीज की बात तो नहीं हो रही है ना। दैट मीन्स हम सिंपली लिख सकते हैं वाई। ठीक है, वाई कितना गिवन है मुझे? 500 करोड़। 500 करोड़। ठीक है, आगे क्या बोले? वेयर एज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वाई। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वाई, वाई मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम। वाई हमारी इनकम ही तो बताता है। लेकिन मैम जब एक इनकम यहाँ दे दी, अब दोबारा आ गई तो कोई नहीं है, इसकी न्यू इनकम होगी ना। Y1 ले लो 800। अच्छा, इसके यूनिट्स भी लिखती जानी है, जो जो करोड़ करोड़ है आपको भी लिखते जाना है। ठीक है, आगे क्या दिया तुमको? MPC भी गिवन है 0.75। करना क्या है इसमें? कैलकुलेट हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा आई। हाउ मच आ गया? दैट मीन्स ये कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के लिए हमारे पास डेल्टा आई इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और एक और चीज भी गिवन थी कि MPC है 0.75। इसकी हेल्प से यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा आई। अब देखो डेल्टा आई कहाँ अभी हमने रिसेंटली समझा। डेल्टा आई कहाँ आ रहा था? डेल्टा आई हमारे मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले में आ रहा था, है ना। K क्या था आपका? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? ये हमारी इनकम थी, Y1 हो गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 300। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता क्या है? Y1 माइनस वाई।
दैट मीन्स 300। तो डेल्टा वाई की जगह तो हम 300 लिख देंगे। डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है। और क्या आप मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एमपीसी गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। जैसे ही मल्टीप्लायर की वैल्यू आई, यहाँ मल्टीप्लायर की वैल्यू लिखनी है, इनकम हमने निकाल दी, तो डेल्टा आई बिल्कुल आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस सॉल्व कर देना। जो k का वैल्यू आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, आपका डेल्टा आई ऊपर चला जाएगा। सो विद दिस हमने काफ़ी तरीके के, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। डेल्टा आई आपका आएगा 75। सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बाकी सारे ही ऐसे तो आप अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स कर लोगे ना। बस अब अपनी बुक उठाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। सारे टाइप्स ऑलमोस्ट हमने कर लिए, दो और न्यूमेरिकल करते हैं। विद दैट वी विल एंड आर दिस न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ओके, अब दो और चीज़ें समझ लेते हैं। ये टेबल वाला फॉर्म वापस आ गया। देखो टेबल वाले मैंने आपको काफ़ी करा लिए, बुक्स में आपको और भी मिल जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो समझनी है वो समझ लो। देखो यहाँ पे आपको मिसिंग वाला निकालना है। आपको सारी इनकम्स गिवन है, आपको सारी एमपीसी गिवन है। पहले वाली की तो कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी? बिकॉज एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वाई कितना गिवन है तुमको, इसके ऊपर तो चेंज डेल्टा वाई है, चेंज निकालना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू माइनस होती है, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम पहला एमपीसी कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। बाकी एमपीसी आपको सारे गिवन है। सेविंग्स में आपको सिर्फ एक -30 गिवन है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। एपीसी भी हम पहले कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इनकम कितनी होती है? एपीसी इज सी अपॉन वाई। वाई कितना है? 0, कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो ये भी डैश है। बाकी रिमेनिंग आपको कैलकुलेट करनी। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले देखो इनकम गिवन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, और आपको एमपीसी गिवन है। अब एपीसी का फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है ना, क्या होता है? सी अपॉन वाई। पर यहाँ कहीं पे भी वाई तो है, पर क्या यहाँ पे कहीं भी कंजम्पशन है? कंजम्पशन है ही नहीं। सेविंग्स कैसे निकलती है? सेविंग निकलती है वाई माइनस सी। फिर से सी चाहिए, यहाँ पे भी सी कहीं नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसमें से कुछ भी ऐसा तरीका है जहाँ में से तुम सी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एमपीसी मेरे को बताना क्या होता है? एमपीसी होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी हर एक का आपको गिवन है, और वाई भी गिवन है, लेकिन डेल्टा नहीं गिवन है ना, तो डेल्टा वाई आप निकाल लो। यहां पे कैलकुलेट योर डेल्टा वाई। कैसे निकलेगा डेल्टा वाई? इससे प्रीवियस वाला करना है, तो इसके प्रीवियस तो कुछ नहीं है, तो पहले वाला तो आ गया डैश। अब इससे प्रीवियस वाला माइनस करोगे, दैट मीन्स 100 माइनस 0 विल गिव यू 100, 200 माइनस 100 विल गिव यू 100, 300 माइनस 200 विल गिव यू। तो डेल्टा वाई तो हमारे पास आ गया। अब हर एक का डेल्टा वाई भी आ गया, हर एक का एमपीसी भी गिवन है, तो क्या डेल्टा सी नहीं कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा डेल्टा सी। ऐसे ही आपको डेल्टा सी कैलकुलेट करना है हर एक का। देखो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। एमपीसी कितना है? 0.25। डेल्टा वाई कितना गिवन है? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा सी आ कितना जाएगा? 25। और ये 25 हर बार ही आएगा। 25, 25, 25। क्यों? क्योंकि वैल्यूज तीनों की सेम है, तीनों की सेम है, तो डेल्टा सी भी सेम आएगा। अच्छा, अभी डेल्टा सी निकाला क्यों? क्योंकि डेल्टा सी से ही हमको क्या मिलेगी? हमारी कंजम्पशन। ये देखो, अब यहाँ पे आपका इजीली सी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में CF पढ़ा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। डेल्टा सी तो कुछ नहीं निकलेगा ना, तो ये भी डैश रहेगा पहला वाला। अब देखो जब हम C से डेल्टा सी निकाल सकते हैं, तो क्या हम डेल्टा सी से सी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस उल्टा कर देना, ऐड करना है। इससे इसको निकालने के लिए माइनस करते थे, यहाँ से करने के लिए ऐड करोगे। पहले वाले को डैश मत करना, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी निल नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्या होगी? जितनी हमने अपनी सेविंग्स में से निकाला, उतना ही हमने क्या करा? कंज्यूम। तो सी क्या हो गया? 30। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करके दे दो, दिस विल गिव यू 55। 55 में फिर से ऐड करके दे दो, दिस विल गिव यू 80। फिर यहाँ पे ऐड करके दे दो, दिस विल गिव यू 105। तो सी आ गया। अब आपके पास सी आ गया है, और हमें सी ही तो चाहिए था। एपीसी कैसे निकालोगे? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी कंजम्पशन अपॉन वाई। कंजम्पशन निकल गया, वाई गिवन है, एपीसी निकालो। पहले वाला नील क्यों आया? क्योंकि वाई क्या है? 0 है। डिनोमिनेटर 0 हो तो क्या होता है? इनफाइनाइट। कोई नहीं। 55 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 0.55। 80 डिवाइड बाय 200, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना, एपीसी कैलकुलेट हो जाएगा विद द फॉर्मूला सी अपॉन वाई।
एस कैसे निकालोगे? एस क्या होता है? सेविंग्स, दैट मीन्स इनकम में से जो खर्च कर दिया, जो आपके पास बचा वो क्या होगी? सेविंग्स। दैट मीन्स 0 माइनस 30 आ गया, 100 माइनस 55 45 आ गया, 200 माइनस 80 120। ऐसे आप सॉल्व करते जाओ, आपका सारा कॉलम फिल हो जाएगा। सो ऐसे तो अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, चाहिए बस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। एक चीज़ मुझे बताओ, अब सारा हो गया, एक चीज़ और बताओ, ये ऐसी मैंने शॉर्ट में आपको जनरली चीज़ें समझाई। देखो, अगर कोई आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल को बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये करना कि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको सेविंग फंक्शन गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स आई भी गिवन है, और बोला है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है? y इक्वल टू सी प्लस आई। तो कैसे निकालोगे ये इनकम? ये इनकम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल में तो यही होता है ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इनकम हमें निकालनी है, तो यहाँ पे ये सी क्या काम करेगा? कहीं यहाँ पे कंजम्पशन गिवन है और कहीं पे भी गिवन नहीं है ना, बल्कि पूछा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए आप कंजम्पशन फंक्शन लगाओगे। कंजम्पशन फंक्शन के लिए आप पहले पूरी इस सेविंग से पूरा कंजम्पशन फंक्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे? सी बार की जगह सी लिखोगे, 1 माइनस बी की जगह बी लिखोगे, फिर लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो ये याद रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो और सेविंग फंक्शन गिवन हो, तो सेविंग फंक्शन से ही सॉल्व कर दो ना। इक्विलिब्रियम की सिर्फ एक यही कंडीशन थोड़ी होती है, ये भी तो होती है, एस इक्वल टू आई होती है, नहीं होती है? तो एस की जगह पे क्या लिख दोगे? सेविंग फंक्शन, माइनस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और आई क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम्हें गिवन होगा, यहाँ पे तुम गिवन वाला इन्वेस्टमेंट लिख लेना, ठीक है। और तुमको जैसे जैसे तुम इसको सॉल्व करते जाओगे, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास इनकम आ जाएगी, इनकम आ गई है तुम्हारे पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तुमको गिवन है, तो उससे सी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y क्या था? c प्लस आई, और हमें c निकालना है, तो y माइनस आई विल गिव यू व्हाट? c। सो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके के बन सकते हैं, आपको करनी है प्रैक्टिस। अब इस न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में एक कंसेप्ट पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वही सबसे समझना ज़रूरी है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाला कंसेप्ट समझेंगे। टिल देन बाय बाय।